हाय फ्रेंड्स, मैं आशीष चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल कैप्चर फिजिक्स में। ऑप्टिक्स के अंतर्गत हम दूसरा चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन तथा पूर्णांतरिक परावर्तन। इससे पिछली क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था क्रांतिक कोण क्या है, पूर्णांतरिक परावर्तन क्या है और पूर्णांतरिक परावर्तन के लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए तब वो घटित होगा। तो इन सबको हमने बड़ी बारीकी से डिस्कस किया था। तो आज उसी क्रम में उसी के आगे पूर्णांतरिक परावर्तन के कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ उदाहरणों को हम समझेंगे। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो टॉपिक है परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। बहुत बार इसकी डेफिनेशंस पूछी जाती है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा लिखिए और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तों का उल्लेख कीजिए, ये भी अलग से आता है वेरी शॉर्ट में। और कई बार इससे संबंधित जो एग्जाम्पल हैं उनमें घटना पूछता है, जैसे हीरे का चमकना किस घटना पर आधारित है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कोई कांच है, कांच की प्लेट है, कोई कांच की पट्टी है, उसमें कांच अगर चटक जाए तो वो दरार है, खरोंच, वो दूर से क्यों नजर आती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। रेगिस्तान में, गर्म रेगिस्तान में जो मरीचिका बनती है उसके लिए कौन सी घटना जिम्मेदार है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। या फिर जो ध्रुवीय प्रदेश हैं जहाँ पर बर्फ़ ज़्यादा रहती है वहाँ जो ऊर्ध्व मरीचिका यानी किसी वस्तु का उल्टा आसमान में प्रतिबिंब बनता है वो क्या है। तो इन सभी घटनाओं के लिए जो जिम्मेदार है उसका नाम है पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसको हम बड़ी आसानी से समझेंगे इन्हीं एग्जाम्पल्स को। तो चलिए देखिए, जैसा कि मैंने बोर्ड पे पहले ही बाकायदा लिख दिया है, मरीचिका को हम समझेंगे, रेगिस्तान की ठंडे प्रदेशों में मरीचिका जिसको हम कहते हैं ऊर्ध्व मरीचिका, उसको समझेंगे। फिर हम जानेंगे कि हीरे का चमकना यानी हीरा इतना क्यों चमकदार होता है, क्यों चमकता दिखाई देता है। और फिर लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कांच में पड़ी दरार वो दूर से क्यों चमकने लगती है, हमें दूर से दिखाई क्यों दे जाती है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं इस पर। और हाँ, एक बात और इस वीडियो का PDF यानी इसकी जो थ्योरी आपको जो लिखना है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको मैं यहाँ पूरा समझा दे रहा हूँ बारीकी से। देखें आप, रेगिस्तान की मरीचिका, ये मिराज। सबसे पहले सवाल आता है कि रेगिस्तान की मरीचिका, ये मिराज क्या है। मिराज एक तरह का इल्यूजन है, एक भ्रम है। रेगिस्तान में पानी की बहुत किल्लत है, वहाँ पानी कोसों दूर दूर नहीं है। जो राजस्थान जहाँ मरुस्थल रेगिस्तान है वो जानते होंगे, तो पानी वहाँ अमृत के समान है। तो होता ये है कि वहाँ पानी का जो भ्रम होता है, दूर पानी भरा हुआ दिखाई देता है, उसी भ्रम को हम कहते हैं मरीचिका। अब वो होता कैसे है वो हम इस फिगर और इस डायग्राम के जरिए समझेंगे। तो देखें यहाँ पर, जैसे ये कोई वृक्ष खड़ा है, वैसे रेगिस्तान में भी पेड़ होते हैं, कटीला कोई पेड़ होगा ये, तो रेगिस्तान में ये कोई पेड़ खड़ा है और यहाँ कोई प्रेक्षक है यानी जो देख रहा है वो ये है, तो वो यहाँ खड़ा है। अब एक बात है, रेगिस्तान में होता है रेत, और जो रेत है वो ऊष्मा का अच्छा अवशोषक है। अवशोषक का मतलब वो हीट को अच्छे से अब्जॉर्ब कर लेता है। इसी वजह से रेगिस्तान के जो दिन होते हैं मरुस्थल के वो बहुत गर्म हो जाते हैं और रातें सर्दियों में बहुत ठंडी हो जाती हैं। तो रेगिस्तान में दिन में बहुत गर्मी होती है और रात में बहुत सर्दी होती है। रीज़न यही है कि जो रेत है वो ऊष्मा का अच्छा अवशोषक है, ऊष्मा को सोख लेता है अपने अंदर, हीट को। जब ऊष्मा को सोख लेगा तो वो गर्म हो जाएगी। अब सूर्य तो निकला ही होगा, रेगिस्तान है तो दिन होगा। तो रेगिस्तान में जब सूर्य की किरणें इस रेत पर पड़ती हैं तो रेत क्या करता है, अब रेत नीचे होगा, अब ऊपर हर जगह तो रेत है नहीं, ये मैंने परतें बनाई हैं, तो रेत निचले हिस्से में होगा। रेत क्या होगा, सूर्य की गर्मी से गर्म हो जाएगा। जब गर्म हो जाएगा, कोई वस्तु है अगर उसको हम गर्म करते हैं तो उसका जो घनत्व कम हो जाता है। घनत्व कम हो जाता है तो वो एक तरह का विरल माध्यम की तरह काम करता है, यानी जो रेत है वो ऊष्मा को अवशोषित कर लेगा। तो रेत के पास यानी जमीन के पास रेत होगा तो ये वाली निचली वाली सतह की जो मिट्टी है वो गर्म हो जाएगी, यानी रेत कैसा हो जाएगा, गर्म। जब रेत गर्म हो जाएगा यानी ये हिस्सा ज़्यादा गर्म है, ये उससे कम गर्म है, ये थोड़ा ठंडा है, तो ये हिस्सा गर्म है तो ये कहलाएगा मेरा विरल माध्यम, ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा ठंडा है तो ये कहलाएगा मेरा सघन माध्यम। अब रेत यहाँ तक है तो यहीं तक गर्मी ज़्यादा होगी, ऊपर तो ये वायु की परतें हैं, 1 2 3 ये वायु की परतें, लेयर्स होंगी। अब जैसे ही प्रकाश किरणें इस वृक्ष से यानी सूर्य से पड़ेंगी इस वृक्ष पर, तो वृक्ष से निकल के चलेंगे इस तरह से, जैसे ही इधर आएंगी तो ऊपर माध्यम सघन है और नीचे माध्यम विरल है। जब कोई प्रकाश कण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर हटती है। देखो उसका रास्ता कुछ इधर था, वो उधर न गई, अविलंब से दूर हट गई है, फिर वो अविलंब से दूर हट गई है। अब एक निश्चित कोण पर यानी एक कंडीशंस पर क्या होता है, आपतन कोण का मान, इस पॉइंट पर लिया है फिलहाल मैंने, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है। तो आपतन कोण का मान जैसे ही क्रांतिक कोण से अधिक होता है तो वो किरण उसी माध्यम में यानी ये सघन माध्यम में ही वापस पूरी तरह से परावर्तित हो जाती है। तो इस घटना को हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ये किरण वापस देखो, ऊपर माध्यम है सघन और नीचे माध्यम है विरल, सघन से ही चली थी लेकिन एक निश्चित क्रांतिक कोण के बाद यानी जैसे ही आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हुआ वो किरण ऊपर ही सघन माध्यम में वापस लौट गई। यहाँ क्या लग गया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब जो प्रेक्षक है जो यहाँ देख रहा है, उसकी यहाँ आँख है, उसको ये लगेगा
कि वो किरण इधर नीचे से होके आ रही है, उसको तो ऐसा आभास होगा कि ये किरणें यहाँ से होते हुए आ रही हैं। इसको ये नहीं लगेगा कि प्रकाश किरणें ऐसे घूम के आ रही हैं, तो इसको तो यही आभास होगा कि प्रकाश किरणें नीचे से आ रही हैं। और इसको जो यहाँ से देख रहा है उसको इस वृक्ष का प्रतिबिंब नीचे उल्टा आभासी बनता हुआ दिखाई देगा। और वृक्ष इस तरह से दिखाई देगा, ऐसे लगेगा कि कहीं मानो आसपास पानी भरा है, पानी में वृक्ष बन रहा है। तो अब जैसे यहाँ कोई इंसान है या कोई जानवर है, पानी की प्यास की तलाश में इधर आएगा, पानी मिलेगा नहीं, तो भटकते भटकते कई बार उसमें जानवर से हिरन वगैरह हैं वो मारे जाते हैं। तो रीज़न क्या है, उन्हें ऐसा लगता है कि पानी सा भरा है, पानी में वृक्ष का प्रतिबिंब बनता हुआ उन्हें नजर आता है। तो घटना कौन सी जिम्मेदार हुई? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी लगेगा जब प्रकाश किरणें सघन से किस में जाएं? विरल में। ऊपर वाला माध्यम सघन है, नीचे वाला माध्यम कैसा है? विरल। रीजन क्या है, जो रेत है वो गर्म हो गया, जब रेत गर्म हो गया तो नीचे वाला माध्यम मेरा बन गया विरल, ऊपर वाला माध्यम क्या बन गया? सघन। घटना कौन सी लग गई यहाँ पर? अपवर्तन की, और जिसको हम जिसे कहते हैं पूर्णांतरिक परावर्तन की घटना लग गई है। तो जैसे ही प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में आई हैं तो अविलंब से दूर हटती, लेकिन जैसे ही आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज़्यादा हुआ तो ये किरणें उसी माध्यम में वापस, यानी सघन से आई थी वापस सघन में ही लौट गई, सघन में ही लौट गई। तो ये प्रेक्षक जो ये देख रहा है उसको यहाँ बनता हुआ प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो इस तरह इसके लिए जो मिराज है, जो मरीचिका है, इसके लिए कौन सी घटना जिम्मेदार हुई? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। अब ऐसा ही होता है ठंडे देशों में, जहाँ पर कई ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है। तो उसमें क्या होता है, देखें यहाँ पर, जैसे ये कोई समुद्र है और उसमें ये कोई जहाज़ चल रहा है, जहाज़ तैर रहा है। तो समुद्र है और ये बर्फ़ पड़ी होगी, तो बर्फ़ कैसी होगी? ठंडी। बर्फ़ ठंडी होगी तो ये काम करेगी सघन माध्यम का। जैसे ऊपर सूर्य होगा तो ऊपर वाली बर्फ़ थोड़ी कम गर्म होगी, नीचे वाली कैसी होगी? ज़्यादा। ऊपर वाली जो बर्फ़ है वो अपेक्षाकृत गर्म होगी, नीचे वाली क्या होगी? ठंडी। तो नीचे वाला माध्यम हो जाएगा सघन, ऊपर वाला माध्यम कैसा हो जाएगा? विरल। अब कोई सपोज बर्फ़ के ऊपर चल रहा है, तो बर्फ़ के ऊपर चल रहा है और देख रहा है इस जहाज़ को, वो इसको देख रहा है, तो बर्फ़ के ऊपर चल रहा है, ये प्रेक्षक है, ये प्रेक्षक की आंख है, जो देख रहा है उसकी आंख है। तो नीचे वाला माध्यम सघन है, ऊपर वाला माध्यम कैसा है? विरल। तो जैसे ही इस जहाज से प्रकाश किरणें चलेंगी तो सघन माध्यम से किधर आ रही? विरल माध्यम में। सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही हैं तो अविलंब से दूर हटती जा रही हैं। देखो नीचे वाला माध्यम सघन है, सघन से विरल में आ रही हैं तो अविलंब से दूर हटती जा रही हैं। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, सपोज इस कंडीशन पर, तो वो किरण क्या करती है? सघन माध्यम में ही वापस लौट आती। अब वो ऊपर नहीं जाती है विरल में, सघन से चली थी, लौट के उसी सघन में लौट आती है। तो इससे ये लगता है, जो यहाँ खड़ा व्यक्ति है उसे ये आभास होता है कि प्रकाश किरणें ऊपर से आ रही हैं, तो उसको ये जहाज़ यहाँ की बजाय आसमान में उल्टा बनता हुआ नज़र आता है। तो इसको ये ऐसा आभास होगा कि आसमान में कहीं पानी भरा है और जहाज़ ऐसा उल्टा चलता हुआ प्रतीत होता है, तैरता हुआ। तो इसको हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्व मरीचिका, यानी उल्टा बनता है, ऊपर बनता है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आसमान में बनता हुआ नजर आता है। ये बनता है गर्म स्थानों में और ये बनता है ठंडे स्थानों में। दोनों ही मरीचिकाएं हैं, एक तरह का दोनों भ्रम है। और ऊर्ध्व मरीचिका को कहते हैं लूमिंग, यानी ऐसे भी आता है लूमिंग क्या है? ठंडे प्रदेशों की मरीचिका। ये क्वेश्चन, ये दोनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, दोनों ही कई बार पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं बार बार। तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों आपको समझ में आ गए होंगे, ठंडे प्रदेशों की मरीचिका और गर्म देशों की मरीचिका कैसे बनती है। अब आगे है हीरे का चमकना। कई बार मैंने तो हीरा देखा नहीं है, आपने देखा होगा हीरा, किसी ने देखा हो तो देखा होगा, हीरा फिल्मों में तो देखा ही है कि हीरा बहुत ज़्यादा चमकता है। अब फिल्मों में तो वो डुप्लीकेट दिखाते हैं, ओरिजिनल तो दिखाते नहीं है। तो हीरा चमकता है, क्यों चमकता है? कई बार सवाल आता है कि हीरे के अंदर क्या खुद का प्रकाश होता है? ऐसा नहीं है। तो इसको समझते हैं हम। तो इसमें रीजन होते हैं 2-3। पहला रीजन ये है कि जो हीरे का अपवर्तनांक है वो बहुत ज़्यादा है, वो लगभग है 2.42, यानी ये हीरे का अपवर्तनांक है। अपवर्तनांक को हम से नोट करते हैं, तो हीरे का अपवर्तनांक बहुत ज़्यादा है, 2.42। इसका मतलब हो गया हीरा जो है बहुत सघन माध्यम है। जब सघन माध्यम है उन्हीं का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है और विरल माध्यम के लिए अपवर्तनांक का मान कम होता है। तो हीरे, पहली तो बात, सघन है, बहुत कठोर है, तो जैसे ही प्रकाश कण आसानी से इसमें एंटर होगी नहीं, जैसे ही इसमें एंटर होगी तो आसानी से वो निकले भी नहीं। दूसरी बात ये और है, हीरे का जो क्रांतिक कोण है, जिसको हम C या फिर IC से दर्शाते हैं, वो बहुत कम होता है। कम लगभग इतना होता है, वो होता है लगभग 24.4 डिग्री, 24.4 यानी 24.4 अंश के करीब होता है। तो क्रांतिक कोण का मान कम है। जब क्रांतिक कोण का मान कम है तो जैसे ही कोई प्रकाश किरण इसमें आपतित होगी, इसके अंदर प्रवेश करेगी, तो हीरे को इस तरह से तराशा जाता है। अब हम जौहरी तो है नहीं, जौहरी क्या करते हैं, हीरे को
जो नॉर्मली हीरा आपको खदानों से या खानों से मिलता है वो इतना नहीं चमकता है। जो जौहरी होते हैं वो उसको एक शेप में काटते हैं, तराशते हैं, तो उसी वजह से क्या होता है, 3 रीजन हो गए। एक तो उसकी बनावट, उसको तराशा जाना, दूसरा है उसका अपवर्तनांक बहुत अधिक होना, और तीसरा है उसके क्रांतिक कोण का मान बहुत कम होता है। तो ये सब कंडीशन होने की वजह से जैसे ही कोई प्रकाश किरण इसके अंदर आपतित होती है तो क्रांतिक कोण का मान कम है तो तुरंत क्रांतिक कोण का मान कम है तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज़्यादा हो जाता है। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से जैसे ही ज़्यादा हुआ तो प्रकाश कण इससे पार नहीं निकल पाती है, उसी माध्यम में वापस परावर्तित होती हुई लौट जाती है। प्रकाश निकलता तो है लेकिन बहुत कम मात्रा में। तो एक बार अगर प्रकाश कण उसके अंदर एंटर होगी तो काफ़ी देर तक उसके अंदर रहती है। तो इसी वजह से हीरा हमें काफ़ी देर तक चमकता हुआ दिखाई देता है। तो 3 रीजन्स हो गए। एक तो हीरे को इस तरह से उसके फलकों या सतह को काटा जाना, दूसरा है उसका अपवर्तनांक बहुत अधिक है, प्रकाश कण आसानी से एंटर नहीं करेगी, जब एंटर आसानी से करेगी नहीं, कर गई तो आसानी से फिर वो निकलेगी भी नहीं, जब ज़्यादा देर तक रहेगी तो ज़्यादा देर तक चमकेगा। दूसरा बात, क्रांतिक कोण बहुत कम है, यहाँ भी प्लस पॉइंट है। क्रांतिक कोण कम है तो आपतन कोण का मान तुरंत क्रांतिक कोण से ज़्यादा हो जाता है, तो पूरी तरह से पूर्णांतिक परावर्तनीय घटना हो जाती है, वो कण वापस लौटती रहती है। तो कम ही प्रकाश निकल पाता है, ज़्यादातर उसी के अंदर परावर्तित होता रहता है। तो इसी वजह से हीरा बहुत ज़्यादा चमकता हुआ दिखाई देता है। इंग्लैंड की महारानी तो चली गई, भारत का ले गई कोहिनूर हीरा, कोई बात नहीं, ले जाओ, भारत तो दाता रहा है हमेशा, ले जाओ। अगला है कांच में पड़ी दरार का चमकना। तो कई बार आपने देखा होगा कि शीशा, कोई कांच है वो चटक जाए तो उसमें दरार जो है वो काफ़ी दूर से नज़र आ जाती है। तो उसमें भी रीजन यही लगता है पूर्णांतिक परावर्तन का। तो देखो, इसको मैंने थोड़ा बनाने की कोशिश की है। ये कोई कांच की प्लेट है और ये जो दरार है, दरार को मैंने पढ़ने के लिए थोड़ा चौड़ा बनाया है। अब इतनी चौड़ी तो नहीं होती, पतली सी होती, बारीक संकीर्ण। तो ये दरार है, जब दरार बन जाएगी तो उसके अंदर वायु एंटर कर जाएगी, यानी उसके अंदर कौन सी किसकी परत बन जाएगी, हवा की लेयर्स बन जाएगी, वायु की। तो जैसे ही प्रकाश किरणें इसमें जाएंगे, पहले क्या मिलेगा, कांच, फिर क्या है, वायु। तो सघन से किस में जा रही है, विरल में। सघन से किस में जा रही है, विरल में। जब सघन से विरल में जाती है तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है। ये कंडीशंस पूर्णांतिक परावर्तन के हर एग्जाम्पल में आपको लिखनी है, लगती है कि आपतन कोण का मान जैसे ही क्रांतिक कोण से अधिक होता है तो वो किरणें उसी माध्यम में परावर्तित होती रहती हैं। तो इस घटना को हम कहते हैं पूर्णांतिक परावर्तन। तो इसी वजह से जैसे ही प्रकाश किरण इसके अंदर गई तो पार नहीं निकल पाती है, वापस उसी में परावर्तित होती रहती है। तो इस वजह से जो दरार है वो हमें दूर से चमकती हुई दिखाई देती है। तो इसी वजह से जो कोई कांच है जो चटक जाता है, उसकी जो खरोंच बनती है वो मुझे दूर से नजर आ जाती है। वजह क्या है, पूर्णांतिक परावर्तन। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है। तो इस वजह से कोई प्रकाश किरण अगर उसके अंदर एंटर करती है तो काफ़ी देर तक उसके अंदर परावर्तित होती रहती है। जब परावर्तित होती रहती है तो वो हमें चमकती हुई बीच में दिखाई देती है। तो उम्मीद करता हूँ ये चारों एग्जाम्पल्स आपको समझ में आए होंगे। ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये थोड़ा कम आता है। और इसके बाद इसी से संबंधित 2 लेक्चर में और लाऊंगा। तो इसमें 8-9 एग्जाम्पल हैं पूर्णांतिक परावर्तन के, मैं वो पूरे आपको करवा दूंगा। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो बने रहिए मेरे साथ। दैट्स ऑल।